जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2 जो है उसको डिस्कस करने लगे हैं। और लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन जो है हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन इन डिटेल। तो इसके साथ साथ आप लोग हेडिंग्स बनाते जाइएगा और इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन क्या है और कार्बन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन अगर देखी जाए तो कार्बन के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कार्बन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। तो नेक्स्ट आपने जो सा है वो पॉइंट्स की सूरत में कार्बन की प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करनी है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। मेन हेडिंग होगी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। और देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे पहला पॉइंट और फर्स्ट हेडिंग आपके पास बनेगी टेट्रावेलेंसी की। कार्बन जो है हमारे पास बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी ज्यादा यूनिक और डिफरेंट हैं दैट ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हमें लाइफ के अंदर नजर आती है। तो स्केलेटन ऑफ लाइफ मींस कि हमारी आम रूटीन के अंदर लाइफ में कार्बन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है हमारे पास, कार्बन हमारे पास बेसिकली टेट्रावेलेंट है। तो जो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी थी दैट वाज द स्केलेटन ऑफ लाइफ। फर्स्ट आप लोगों ने हेडिंग इस पे बना लेनी है प्रॉपर्टीज में स्केलेटन ऑफ लाइफ की। एंड सेकंड हेडिंग आ जाएगी टेट्रावेलेंसी की। टेट्रा मींस फोर, वैलेंसी मींस के एबिलिटी टू बाइंड ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अनदर एटम। तो कार्बन को देखा जाए तो ये टेट्रावेलेंट है आमतौर पे, यानी कि इसके पास एबिलिटी होती है कि ये चार डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के साथ फोर डिफरेंट तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। और कार्बन की इसी एबिलिटी को नाम दिया जाता है टेट्रावेलेंसी का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो थी दैट इज स्केलेटन ऑफ लाइफ। सेकंड पॉइंट आपके पास बनेगा टेट्रावेलेंट का। जब भी कार्बन किसी और एटम के साथ चार बॉन्ड्स के जरिए कंबाइन करता है और सिमेट्रिकली अरेंज हो जाता है तो यहाँ पे एक सिमेट्री शो होती है जिसे टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री का नाम दिया जाता है। और कार्बन की ये जो टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री होती है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी और जो थर्ड हेडिंग आपके पास बनेगी दैट इज टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री। ये शेप वाइज या सिमेट्री वाइज अगर देखा जाए तो कार्बन हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए अपने चारों कोवेलेंट बॉन्ड्स को एक खास सिमेट्री में अरेंज कर लेता है जिसको नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री का। आमतौर पे ये जो टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से जितने भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं मेम्ब्रेन्स वगैरह के, या जितने भी स्ट्रक्चर्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में नजर आते हैं चाहे वो सेलुलर मेम्ब्रेन्स हो या कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की इसी टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री की वजह से ही स्टेबिलिटी हासिल करता है। देन कम्स द पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 पे आप लोग हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। कार्बन के पास एबिलिटी होती है कि वो जब भी डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चरल कन्फॉर्मेशन शो करता है तो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं कार्बन के स्ट्रक्चर में। जैसे कि स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए कार्बन कई दफा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इख्तियार करता है, समटाइम्स ये ब्रांच स्ट्रक्चर शो करता है और कई दफा ये रिंग स्ट्रक्चर भी शो करता है, जैसा कि अभी हम लोग डायग्राम में यहाँ देखते हैं। ये आपको अनब्रांच स्ट्रक्चर या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कार्बन का। दूसरा आपको कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है कार्बन का। और थर्ड अगर हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास कार्बन का आ जाता है ब्रांच स्ट्रक्चर। तो कार्बन जो है ये स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंट तरह की टाइप शो करता है और यही आपके पास बनेगा पॉइंट नंबर 4।
नेक्स्ट आप लोग पॉइंट नंबर 5 बनाएंगे कार्बन का, और हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। कार्बन की एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट तरह के एटम्स के साथ कंबाइन करता है और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वैरायटी लाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन की एबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है। इट कैन ऑल्सो कंबाइन विद ऑक्सीजन। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू कंबाइन विद नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो जब भी कार्बन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के साथ बॉन्डिंग बनती है, तो उस बॉन्डिंग के रिजल्ट में स्पेसिफिक तरह के स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, और इन बॉन्ड्स को भी स्पेसिफिक नेम दिए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में भी फर्दर टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, जिसकी आप फर्स्ट सब हेडिंग बनाएंगे, जहां पे ये मेंशन है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एक्टिविटीज फॉर द सेलुलर एक्टिविटी। इस पे आप लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे जी। सबसे पहले इसके ऊपर हेडिंग आएगी आपके पास CH बॉन्ड की। तो ये जो कार्बन का हमारे पास CH बॉन्ड है, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आमतौर पे, बेसिक सोर्स है एनर्जी का सेलुलर एक्टिविटीज वगैरह के लिए। ये बॉन्ड हमें कहाँ नजर आता है? इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द लिपिड्स, और लिपिड्स वगैरह की जो एनर्जी प्रोवाइड करने की एबिलिटी होती है वो भी इसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। उससे नेक्स्ट आगे सब हेडिंग आप लोगों ने बनानी है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या CO बॉन्ड की। कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ लिंकेज बनाता है तो ये लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाती है, और ये हमें आम तौर पे नजर आती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। जैसा कि आप लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि सुक्रोज, लैक्टोज, इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर नजर आता है। इसके अलावा हमें पॉलीसेकेराइड्स जो से होते हैं, स्टार्च हो गया, काइटिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हमें ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आता है। तीसरी आप लोगों ने सब हेडिंग टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के अंदर देनी है CN बॉन्ड, यानी कि जब कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है, तो व्हेनेवर कार्बन कंबाइंस विद नाइट्रोजन, इसके रिजल्ट में एक लिंकेज बनता है विच इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। और ये पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज हमें अमाइनो एसिड्स के बीच ज्वाइन होता हुआ नजर आता है, अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं। और प्रोटीन्स के बारे में हम लोग जानते हैं दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर स्ट्रक्चर, इन देयर फंक्शन। और ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी या वैरायटी शो करती हैं अपने स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी। तो ये तो हमारे पास होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। नेक्स्ट आप लोगों ने आगे सब हेडिंग बना देनी है जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे जितने भी हमारे पास हैं सेलुलोज की शक्ल में, फैट्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, या आमतौर पे पानी में सॉल्युबल नहीं होती हैं, और इनकी यही कैरेक्टरिस्टिक इनको सेल्स वगैरह के स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रही। इसके अलावा एक सेकंड पॉइंट से भी अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आप ये देंगे कि ये जो ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, इस पे आपने बेसिक जो हेडिंग देनी है दैट इज द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, एक तो ये कि ये स्ट्रक्चर बनाने में यूज होते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। सेकेंडली बात इनकी ये है, सेकेंड पॉइंट ये बनेगा कि ये सम टाइम स्टोरेज के तौर पे भी काम करते हैं, ताकि छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज वगैरह हो गया, उनको स्टोर किया जा सके, और जरूरत पड़ने पे बॉडी को जब भी एनर्जी की जरूरत हो तो अब इन्हीं छोटे मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल भी किया जा सके। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के दो काम है हमारे पास। पहला तो ये कि दे फॉर्म द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, और सेकेंडली हमारे पास ये आ जाता है दैट दे आल्सो सर्व एज अ स्टोरेज फॉर द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। लास्ट आप लोग कार्बन की प्रॉपर्टीज में लास्ट हेडिंग बनाएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मीन स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। अब ये जितने भी छोटे हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, या फिर ग्लूकोज वगैरह हैं, दे इधर सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या तो ये हमारे पास एनर्जी सोर्स के तौर पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या सब यूनिट के तौर पे काम करते हैं ताकि बड़े साइज के मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन सकें। जैसे कि ग्लूकोज के यूनिट्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो है वो स्टार्च बनेगा, हमारे पास जो है ग्लाइकोजन वगैरह बनेगा। इसी तरह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह कंबाइन करते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स वगैरह डेवलप होती हैं।
पहला पॉइंट तो ये कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे काम करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के, और सेकंड पॉइंट ये बनेगा कि जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये मोस्टली अनस्टेबल होते हैं हमारे पास, और इनकी अनस्टेबिलिटी की वजह से दे ब्रोकन डाउन टू रिलीज द एनर्जी। ये इतनी जल्दी ज्यादा टूट जाते हैं कि हमारे पास एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो इन दैट केस दे सर्व एज एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। और उस केस के अंदर इनका एडवांटेज ये होता है कि ये आमतौर पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि फौरी तौर पे इस एनर्जी को यूज किया जा सके फॉर द मेटाबॉलिज्म। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास था इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। इसकी हेडिंग्स को एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन आपके पास आता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, और आप बताएंगे कि कार्बन पे फर्स्ट आपने हेडिंग देनी है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, देन यू हैव टू राइट द सब हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, और उसके बाद आपने इसके पॉइंट्स बनाते जाने हैं हेडिंग के साथ। फर्स्ट पॉइंट आपके पास पैराग्राफ पे बनेगा स्केलेटन ऑफ लाइफ। ऑन द सेकंड पैराग्राफ यू हैव टू मेक द हेडिंग टेट्रावेलेंट या टेट्रावेलेंसी। ऑन द थर्ड पैराग्राफ यू हैव टू राइट द हेडिंग और मेंशन द हेडिंग टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री। इसी पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइंस पे आप लोग हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, देन टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जिसमें सब हेडिंग बनेगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। फिर लास्ट 2 पैराग्राफ जो दिए हुए हैं उनमें सबसे पहले हेडिंग बनेगी मैक्रोमोलिक्यूल्स, और लास्ट पैराग्राफ पे हेडिंग आप लोग दे देंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स। So students, this is our lecture for today, which is importance of carbon. If you have any question or query regarding this topic or regarding this lecture, you can ask me in the comment section.